नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था नेट सेट का हमारा जो सिलेबस है उसका इकाई 2 हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ यह जो पूरा पोर्शन है यह अपना समाप्त कर लिया था। इसके वीडियो भी हम बना चुके हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक आपको दे दूँगी। आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, आज का भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, जिसमें भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, यह सब दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हमारे पूरे सिलेबस का एक, मान लीजिए कि, हृदय है। अगर हम इसे ठीक से पढ़ेंगे तो समझ लेना कि हमने विषय को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और हमारी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो चुकी है। अगर आप इस विषय को नहीं पढ़ते हैं, इस भाग को नहीं पढ़ते हैं, तो आपका इस परीक्षा में सफल होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए जब आप पढ़ाई शुरू करें तो पहले इस पर ज़्यादा फोकस करें, इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसी इकाई से आपके जो यूनिट 5 से लेकर 10 तक के जितनी भी हमारे कहानी, उपन्यास वगैरह का जितना भी यूनिट है वो इसी से संबंधित है। इसलिए जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तो उसके साथ साथ उन यूनिट की भी पढ़ाई आपकी होती चली जाएगी। दोस्तों, इसके साथ जो इकाई 2 में हमने भी जो बताया मैंने कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास जो है, इस इकाई के साथ 2 के साथ हमें हमारी जो इकाई 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि, उसमें जो नंबर 3 भारतेंदु और हिंदी, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, यह जो भाग बताया गया है इसे भी साथ में पढ़ते जाना है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, संबंधित ही है। इसलिए आपको इन्हें अनदेखा नहीं करना है, इनको साथ साथ ही पढ़ते जाना है। देखिए, हम आज पढ़ेंगे ये हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी कि भारतेंदु पूर्व का युग है। फिर 1900 की शताब्दी में पत्रकारिता का किस तरह से हमारी हिंदी नवजागरण में सहायता प्राप्त हुई और उसकी आधुनिक अवधारणा क्या है, इसी बिंदुओं के साथ हमें जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि वाला, जो कि हमारी इकाई 4 में है, जिसमें हमारा ये जो भाग है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, इसे भी हमें साथ साथ पढ़ते हुए जाना है। तो आइए चलते हैं, बिना विलंब किए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में बताया गया है कि किसी काल के साहित्य को समझने के लिए उस काल की परिस्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि ये हमारा भारतेंदु पूर्व युग है, तो हमें भारतेंदु युग में क्या क्या था और उसके पूर्व भी हमारे देश में किस तरह की परिस्थितियाँ हुई जो हमारे देश के नवजागरण को बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा फलान्वित करने के लिए साबित हुई। इसके लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि देखना बहुत ज़रूरी है। इसी पर आधारित ये बातें हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में आधुनिक काल की परिस्थितियों का आकलन किया गया है। यहाँ प्रमुखतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय इतिहास में आधुनिक काल की 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। कृपया देख लीजिए कि भारतीय जो इतिहास है वह आधुनिक काल का 19वीं शताब्दी से ही आरंभ होता है। और इसमें हमारे जो भारतीय सामाजिक संस्कृति का स्वरूप यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तब तक हमारे देश पर पाश्चात्य धर्म और संस्कृति का प्रचार हो चुका था, उसकी छाया हमारे समाज पर पड़ चुकी थी। शिक्षा का पश्चिमीकरण भी किया, उसके फलस्वरूप भारत में नवजागरण, आशा, जिससे मन मानस में नई चेतना का विकास हुआ,
नई चेतना ने ही भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली और फलतः भारत देश आज़ाद हुआ, जिससे नए भारत का उदय हुआ। आगे बताया गया है कि उसके पूर्व यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में थी, जो 1600 में ईस्वी सन 1600 में हमारे देश में आई थी और उसी ने हमारे देश में ये करना शुरू कर दिया, हमें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। भारतीय इतिहास का जो आधुनिक काल है वह भले ही 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में व्यापार हेतु हुई थी। अंग्रेजों की इस कंपनी ने सन 1775 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया और धीरे धीरे उनका राज्य क्रमशः भारत में फैलता गया। कृपया नोट कर लीजिए कि अंग्रेजों का जो शासन है 1757 में जो प्लासी का युद्ध है उसमें उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर हमारे देश पर साम्राज्य करना शुरू कर दिया। कंपनी के माध्यम से अपने ढंग के शासन तथा आर्थिक व्यवस्था को भारत में लागू किया। उन्होंने अपने राजकीय प्रशासन के सहयोग के लिए भारतीय क्लर्क पाने के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज भी खोले, जैसे कि हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब उसके पीछे यही उद्देश्य रहा है कि भारतीय क्लर्क उन्हें पाने थे, अंग्रेजी भाषा उन्हें सिखानी थी। छापखाने, रेल और तार व्यवस्था आदि भी उन्होंने अपने स्वार्थ हेतु की, क्योंकि वो अपने अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। भारत की कई देसी रियासतों को उन्होंने अंग्रेजी राज में मिला लिया। सन 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों का पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया। तो 1857 तक उन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित करके अपना साम्राज्य बना लिया था। तो ये जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यह हमारे भारतीय हिंदू पूर्व का इतिहास बताता है, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का जो उद्भव है, गद्य का उद्भव उनका किस प्रकार से हुआ, ये पढ़ने के बाद ही हम इसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें दिया है कि सन 1857 ईस्वी सन भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। 1857 की यह क्रांति प्रधानतः सैनिकी तथा देशी नरेशों की क्रांति थी। तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, मंगल पांडे, झांसी की रानीबाई, बहादुर शाह जफर आदि इस क्रांति के नेता थे। अंग्रेजी सेना के दमन और कुछ भारतीय राजा महाराजाओं के विश्वासघात के कारण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। यानी कि झांसी की रानी महारानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े तन मन से अपनी उठा दी थी तलवार, उन्हें ये करने के लिए, हरा देने के लिए, पर उन्हें किसी ने भी साथ नहीं दिया, इसलिए भारत का वहाँ पर संग्राम जो है असफल हो गया था। इसके पश्चात भारत की विक्टोरिया शासन भारत में आरंभ हुआ। इस काल में अंग्रेजी शासन और अधिक दृढ़ हुआ। अंग्रेजी भाषा, साहित्य, संस्कृति, ईसाई धर्म आदि का प्रचार इस काल में अधिक हुआ। 1857 में ईसाई धर्म का प्रचार भी बहुत अधिक हुआ, नोट कर लीजिएगा। सन 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई, कृपया नोट कर लीजिएगा। 1885 में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि भारत में कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, इसका उत्तर है सन 1885। आगे दिया है कि इस कांग्रेस स्थापना का उद्देश्य प्रारंभ में भारतीय प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था। बाल गंगाधर तिलक के इस संस्था में प्रवेश से यह संस्था स्वाधीनता की संस्था में बदल गई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख कांग्रेस नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, गांधी, सरदार पटेल, नेहरू आदि प्रमुख थे। सन 1914 ईस्वी सन से लेकर सन 1918 इस बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। हमने उसने कहा था, ये कहानी भी सुनी है, जो 1915 में शुरू हुई थी। वह जो काल है वह प्रथम विश्व युद्ध का ही बताया गया है। आगे है सन 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलट एक्ट पास किया, जिसमें भारतीयों की ही रही सही आशाओं पर भी पानी फिर गया। जालियांवाला बाग का निर्मम हत्याकांड लगभग इसी समय की दुखद घटना है। कृपया नोट कर लीजिएगा कि जालियांवाला बाग जो है वह
किस साल की घटना है, तो सन 1919। कृपया नोट कर लीजिएगा, सन 1919। आगे है सन 1920 ईस्वी सन में कांग्रेस के बागडोर मोहनदास करमचंद गांधी ने संभाली। कृपया नोट कर लीजिए कि सन 1920 में कांग्रेस के नेता कौन थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। कृपया वो भी नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि इस वर्ष में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उसके उत्तर में होगा 1920। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गए थे। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि किस वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गए थे, या फिर किस लीग को मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में जुड़ गए थे, वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे, तो इसका उत्तर होगा 1920। हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक भावना बढ़ने लगी। सन 1930 ईस्वी में सांप्रदायिक दंगे हुए। सन 1931 में भारत की दलित जातियों का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी की नीतियों का विरोध किया और कांग्रेस तथा गांधी को दलित विरोधी बतलाया। दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1932 में एक समझौता किया जिसे पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। कृपया नोट कर लीजिए कि दलितों के अधिकार के लिए इनमें से किसने सन 1932 में समझौता करार किया, तो उत्तर में होगा डॉक्टर अंबेडकर। और कौन से वर्ष में पूना एक्ट बनाया गया या स्थापित किया गया, तो वह होगा 1932। गोलमेज की तीसरी सभा 1932 में हुई थी। कृपया इसे भी नोट कर लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गोलमेज की तीसरी सभा कौन से वर्ष में हुई, इसका उत्तर होगा 1932। आगे है, इस सम्मेलन के फलस्वरूप साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए नया विधान सन 1935 में पास कर दिया था। इस विधान द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई। इस विधान के अनुसार सन 1937 में चुनाव हुए, उनमें भारत के अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, किंतु सन 1939 में उनको त्यागपत्र देने पड़े। इसका मूल कारण यही था कि अंग्रेजों ने भारतीयों की सहमति के बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया था। सन 1945 में ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ काफ़ी सहानुभूति थी। सन 1946 ईस्वी सन में भारतीय अंतरिम सरकार बनी। इसी समय भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता दंगे भड़के। सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ, मगर दो टुकड़े होकर भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो इस प्रकार से भारतेंदु युग पूर्व की परिस्थिति, भारतेंदु के बाद वाली यह परिस्थिति है। तो इस प्रकार से बताया गया कि 1857 का इसमें क्या क्या भाग रहा है। आगे बताया है कि देश की आर्थिक परिस्थितियाँ, इनमें जो था कि जातीयता मानी जाती थी, जहाँ पर जैसे लोहार, धोबी, कुम्हार, नाई, बढ़ई, तेली आदि गांव के अन्य आवश्यकताएं, ये जो लोग थे गांव की आवश्यकताएं पूरा करती थी। अस्पृश्य जातीय सवर्ण जातियों की सेवा किया करती थी। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए वह स्वतंत्र नहीं थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ व नेता इसकी इजाज़त नहीं देते थे। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था। रत्नजटित आभूषणों, बारीक सूती रेशमी कपड़ों, हाथी दांत की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी, परंतु इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में ही होती थी, विशेष रूप से राजा महाराजाओं और सामंतों और श्रेष्ठियों में। इस प्रकार से हमारे देश की जो आर्थिक परिस्थिति यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद नई आर्थिक व्यवस्था, जो भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ साथ देश की सामाजिक आर्थिक संरचना में विघटन और परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेज लोग सामंतवादी व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की पुरानी आर्थिक व्यवस्था को तोड़कर नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेज व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए
यहाँ के लघु उद्योग धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जो कुछ बाकी बचे थे नई सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में जमींदारी प्रथा शुरू की थी। कृपया नोट कर लीजिए, लाइनर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन से वर्ष में जमींदारी पद्धति भारत में शुरू की। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1793। सन 1820 में सर टॉमस मुनरो ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करके जमींदारी को व्यक्तिगत संपत्ति में बदल दिया। कृपया नोट कर लीजिए इसे भी कि कौन से वर्ष में सन टॉमस मुनरो ने इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू कर दिया। इसका उत्तर होगा 1820। इससे जमींदारी और जोतदारों दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। इसके पहले जमीन को न खरीदा जा सकता था और न बेचा जा सकता था, क्योंकि हमारे देश में तब जमींदारी पद्धति थी, जमींदारियों का ही स्वामित्व हो जाया करता था। पर बाद में यह सब 1820 के बाद यह बदल गया। अंग्रेजों के समय भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक और उन्हें अंग्रेज सरकार को मालगुजारी अदा करनी पड़ती थी, यानी कि टैक्स देना पड़ता था, तो दूसरी ओर लगान, और दूसरी ओर महाजनों की ऋण अदायगी करनी पड़ती थी। महाजनी सभ्यता का जाल फैलाने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। अंग्रेजी राज में अकाल भी पड़ते रहते थे। अकाल में की चपेट में आकर हजारों लोग भूख से मर जाया करते थे। भूमि के व्यक्तिगत संपत्ति में परिवर्तन हो जाने से सामूहिक खेती नष्ट हो गई, जिसके कारण सामाजिक संबंध टूटने लगे और स्वार्थपर हो गया। इस नई आर्थिक व्यवस्था के कारण पारंपरिक झगड़े बढ़ने लगे और ग्राम पंचायतों के स्थान पर नई न्याय व्यवस्था के रूप में कचहरियों का जन्म हुआ। यानी कि जो हमारे देश में पहले पंचायत हुआ करती थी, उसका जो बदलाव है वह कचहरियों के स्वरूप में हो गया था, यानी कि वहाँ पर पंच बिठाए जाते थे। इस नई आर्थिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को थोड़ा धक्का जरूर लगा, लेकिन इसके किले को तोड़ा नहीं जा सका। अंग्रेजों ने जो सुविधाएं यहाँ की जनता को दी, उनका लाभ तथाकथित उच्च जाति के लोगों को ही अधिकतर मिला, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में उन्हीं का वर्चस्व था, क्योंकि वो अंग्रेजों को टैक्स पे किया करते थे। साहित्य और कला पर भी उन्हीं लोगों का आधिपत्य बना रहा। नई अर्थव्यवस्था में धनी वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। यानी कि जो ज़्यादा गरीब भी नहीं और ज़्यादा अमीर भी नहीं, वो मात्र इतना है कि अंग्रेज़ों को टैक्स पे कर सकते थे। अंग्रेज़ों का मूल लक्ष्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, इसलिए एक और उन्होंने देशी उद्योग धंधों को समूल नाश कर दिया और दूसरी ओर विदेशी पूंजी के नए नए उद्योग स्थापित किए। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के द्वारा आविष्कृत नए नए यंत्रों का भी उपयोग नए उद्योगों में किया। ये सब दोस्तों यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है और मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे सिलेबस में बताया गया है कि हिंदी नवजागरण की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुई, तो पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि किस तरह से अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश का आर्थिक शोषण हुआ, और फिर उसके बाद ही हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और बाद में हमारे देश में जो पुनर्जागरण की नींव डाली गई, और जिसके चलते हमारा देश आज़ाद भी हुआ और हमें हमारी भाषा के साथ साथ हमारी सत्ता भी प्राप्त हुई। शिक्षा का प्रचार तथा रेल, सड़क, डाक, तार आदि व्यवस्था भी उन्होंने अपनी आर्थिक राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए ही की। सन 1857 ईस्वी सन के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने अपने समर्थकों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया, परंतु उन्होंने किसानों पर माल गुजारी का बोझ लाद कर उन्हें अत्यधिक गरीब बना दिया। सन 1929 ईस्वी सन से लेकर 1933 तक का समय विश्वव्यापी मंदी का था। इससे खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अधिक गिरावट आ गई। इसका प्रभाव भारतीय कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग पर अधिक पड़ा। कारखानों में कार्य करने वाले जो मजदूर, उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई। सन 1935 ईस्वी सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए ऐसे शासन विधान का निर्माण किया जिससे पूंजीपतियों एवं जमींदारों के हितों की विशेष रूप से रक्षा होने लगी।
इस प्रकार से आगे सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारत में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए। हिंदू समाज में अनेक बुराइयां तथा अंधविश्वास गहरे धरातल पर विद्यमान थे, जिसके कारण देश की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। समाज में जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना अपने कठोर रूप में विद्यमान थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा समस्या भी अपना विकराल रूप धारण किए हुई थी। शिक्षा का प्रचार केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित था तथा क्षुद्रों तथा अछूतों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। नारी को भी समाज में निम्न समझा गया और उसे भी शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। ऊंची मूर्ति पूजा का भी समाज में बड़ा चलन था। अंधविश्वास तथा रूढ़ परंपराओं ने समाज को खोखला करके रख दिया था। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए ही सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसे हम नवजागरण के नाम से अभिहित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो हमारे देश के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा और ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, धार्मिक जो अंधश्रद्धा थी उन्हें दूर करने की कोशिश की। इन सभी रीतियों को जो भी उन्होंने आवाज़ उठाई इनको आंदोलन कहते हैं और इन आंदोलनों का इस प्रकार से इस काल में जन्म हुआ, जिसे हम नवजागरण के नाम से जानते हैं। तो आगे हमें इकाई 2 में भी और जो है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें भारतीय हिंदू और हिंदी नवजागरण, इसमें भी हमें यही बातें दोहरानी है। अंग्रेजी भाषा, शिक्षा, धर्म, संस्कृति आदि के प्रभाव के कारण भारत के कुछ शिक्षित वर्गों में नई चेतना नवजागरण के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद है कि हमारे देश में शिक्षा का पाश्चिमात्यकरण हुआ। इसमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के विकास ने भारत में नई चेतना उत्पन्न की। वास्तव में वैज्ञानिक चिंतन ने अंधविश्वासों तथा रूढ़ि परंपराओं तथा कुठाराघात किया। वस्तुतः भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य आध्यात्मिक और पारलौकिक था, तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य भौतिक और इहलौकिक। मैकाले ने हिंदुओं और मुसलमानों की परंपरा शिक्षा पद्धतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, हिंदुओं और मुसलमानों की शिक्षा पद्धतियों में बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते थे जो जनता की भाषा नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म था और उनकी आप्तता अपरिवर्तनीय थी। वे नए अभिनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध थे। आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रचार मुख्यतः 3 शक्तियों का योगदान स्वीकार किया: ईसाई मिशन, अंग्रेज सरकार और व्यक्तिगत प्रयास। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पूर्व ईसाई मिशन दक्षिण भारत में धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन नई शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं था। सन 1758 में डेनिश मिशन कलकत्ता आया, लेकिन इसका कार्यकलाप सीमित था। सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया चार्टर स्वीकृत किया, जिसके अनुसार शिक्षा और उपयोगी कार्यों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई। यहाँ से हमारे देश में 1813 से जो ईस्ट इंडिया की कंपनी का चार्टर है उसकी शुरुआत हो गई थी। कृपया नोट कर लीजिए। इसके बाद आने वाली मिशनरियों में अलेक्जेंडर डफ का नाम महत्वपूर्ण है। डफ धर्म प्रचारक का कार्य अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा करना चाहता था। कृपया नोट कर लीजिए। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा कौन जो हमारे देश में प्रचार करना चाहता था, उसका नाम है अलेक्जेंडर डफ। यद्यपि उन्हें धर्म प्रचार के कार्यों में सफलता प्रायः नहीं ही मिली, परंतु इसी बहाने अंग्रेजी शिक्षा देने वाले बहुत स्कूल कॉलेज खुल गए। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों पर निसंकोच आक्रमण किए और उनकी निंदा की। प्रत्येक मिशन स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। कैरे, ब्राउन, नेवलिन, स्किनर, बेले आदि ने भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी लिखनी पड़ी। कृपया नोट करें, कैरे, ब्राउन,
नेवलिन, स्कीनर, बैले। पूछा जा सकता है कि इनमें से बाइबल का अनुवाद करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो कैरे, ब्राउन, नेवलिन, स्कीनर और बैले। आगे है, मिशनरियों ने हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं को गद्य शैली दी। सन 1780 में वारेन हस्टिंग ने मुसलमानों के तुष्टिकरण हेतु कलकत्ता में मदरसा खोला। ये बात है सन 1780, कृपया नोट कर लीजिए कि मुस्लिम जो स्टडी रहती है उसके लिए मदरसा रहता है, और वो उसकी शुरुआत हुई 1780 में। इसी प्रकार सन 1791 ईस्वी सन में बनारस के रेजिडेंट ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कृपया नोट कर लीजिए कि बनारस रेजिडेंट ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, तो सन 1791 में। सन 1800 ईस्वी सन में कंपनी ने कलकत्ते का फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। कृपया नोट कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन से साल में हुई, सन 1800, और कहाँ हुई, तो कलकत्ता। सन 1835 में मैकेले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की गई। कृपया नोट कर लीजिए कि मैकेले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कौन से वर्ष में लागू की गई, 1835। सन 1854 में वुड घोषणा पत्र द्वारा जन समूह को शिक्षित करने का प्रयत्न शुरू कर दिया गया। कृपया नोट कर लीजिए कि वुड की घोषणा पत्र कौन से वर्ष में स्थापित हुआ, 1854। इसके बाद प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए, जिसके कारण शिक्षा को सामान्य स्तर पर लागू करने में सुविधा हुई। आगे है प्रेस और समाचार पत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि प्रेस और समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुई। प्रेस और समाचार पत्रों के द्वारा आधुनिक काल में नई चेतना को विकसित करने में बहुत मदद मिली। भारत में मुद्रण यंत्र सबसे पहले पुर्तगालियों ने स्थापित किया। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मुद्रण यंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो पुर्तगाल। उन्होंने सन 1550 में मुद्रण यंत्र मंगवाए और इसके माध्यम से धार्मिक पुस्तकें छापे जाने लगी। कृपया नोट कर लीजिए कि भारत में कौन से वर्ष में मुद्रण यंत्र मंगवाए गए या मुद्रण यंत्र आए, तो सन 1550। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1674 में मुंबई में मुद्रणालय खोला। कृपया नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जो मुद्रणालय है कहाँ खोला गया, तो वह है महाराष्ट्र की मुंबई में, जो अभी जो महाराष्ट्र मुंबई हमारी राजधानी है, और इसके कौन से साल में, तो 1674 में। 18वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता, हुगली, मुंबई आदि स्थानों में मुद्रणालय खोले गए। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी जगह पर 18वीं शताब्दी में मुद्रणालय खोले गए, तो ये है 18वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता, हुगली और मुंबई। आगे दिया गया है 1780 में ईस्वी सन में J.A. हिकी ने अंग्रेजी में द बंगाल गजट प्रकाशित किया। कृपया नोट कर लीजिए कि 1780 में J.A. हिकी द्वारा द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। मार्शमैन और कैरे ने दिग्दर्शन नामक बांग्ला पत्र प्रकाशित किए। कृपया नोट कर लीजिए कि मार्शमैन और कैरे इनके द्वारा दिग्दर्शन नामक बांग्ला पत्र प्रकाशित किया गया, और ये बात कौन से साल की है, सन 1780। यह अंग्रेजी में भी छपता था। हिंदी में पहला पत्र उदंड मार्तंड है, जो सन 1826 में जुगल किशोर सुकुल ने संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। कृपया नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम पत्रिका का, समाचार पत्र या पत्रिका का नाम क्या है, तो उदंड मार्तंड है, और जिसकी शुरुआत सन 1826 में हुई, जिसका प्रकाशन वर्ष और किसके द्वारा यह प्रकाशित हुआ, जुगल किशोर सुकुल। कृपया नोट कर लीजिए, यह मिलान में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है वन लाइनर में भी पूछे, और हो सकता है कि
जो सत्य असत्य पूछे जा रहे हैं 5 ऑप्शन देकर उसमें भी पूछा जा सकता है। आगे है समाचार पत्रों द्वारा स्वतंत्र विचारों का प्रचार प्रसार होने लगा, परंतु विचारों की ही यह स्वतंत्रता अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक आज्ञा पत्र द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद है नवजागरण के निर्माण में प्रेस ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार पत्रों के कारण नए विचारों का प्रचार प्रसार सरल हो गया। साहित्य के विकास में भी प्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु युग के समय साहित्यकार किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े रहे, इसीलिए हमने पुराने वीडियो में भी आपको बताया है कि जो साहित्यकार थे जिनके भी अभ्यासक्रम हम अभी पढ़ रहे हैं वह सबसे पहले पत्रकार रह चुके थे और उन्होंने समाज जागृति का कार्य सबसे पहले किया था पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और उसके बाद उन्होंने साहित्य की रचना शुरू की। इसके पीछे भी वही उद्देश्य था कि हमारे देश की जनता है ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पढ़े और हमारे देश की जो साहित्य कृति है उसे जाने और पढ़े। इन पत्र पत्रिकाओं में धर्म तथा समाज में फैली अनेक बुराइयों पर प्रहार करके नई राष्ट्रीय चेतना फैलाई। स्वतंत्र राष्ट्र की भावना को फैलाने में प्रेस ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से नवजागरण की शुरुआत हमारे देश में किस प्रकार हुई यह हम समझ गए हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव तथा मध्यकालीन पुरातन संस्कार, परंपराएं, अंधविश्वास आदि आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में उत्पन्न नवजागरण के आधारभूत कारण रहे हैं। इसी के चलते नवजागरण की भारत में शुरुआत हुई, क्योंकि सामाजिक बदलाव लाना, धार्मिक बदलाव लाना बहुत जरूरी बन गया था। इस काल में राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमती इनी बेजेंट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पेरियार राम स्वामी नायकर, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि महापुरुषों ने नए भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नवजागरण अभियान में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें यह पढ़ाई करते समय इकाई 2 का जो भाग है पत्रकारिता और उसका आरंभ 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, यह भाग हमें यूनिट 4 के साथ पढ़ना है, क्योंकि यह जो भाग है एक दूसरे से मिला जुला ही है। इसका जो पोर्शन है सिलेबस है एक दूसरे से मिला जुला ही है। इसके बाद का जो बोला गया है कि भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, तो हिंदी नवजागरण हमारा यहाँ से, और जो इसी यूनिट 4 का जो भाग है गांधी दर्शन और अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, यह सब हमारे इसी भाग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें इन्हें साथ साथ ही पढ़ना है। जो भी हमारा हम जब भारतेंदु और हिंदी नवजागरण पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें हमारे भारतेंदु पूर्वजों 1857 की क्रांति थी और सांस्कृतिक बदलाव थे, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें नवजागरण में सबसे पहले बताया गया है राजा राम मोहन राय के बारे में, जिनका जन्म 1772 और मृत्यु जो 1833 में हुई थी। भारत में 19 कृपया नोट कर लीजिए, जन्म मृत्यु के मिलान के प्रश्न में भी यह पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म और उनका मृत्यु। तो उनका जो जन्म है 1772 और मृत्यु जो है 1833। भारत में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय हैं। वे जाति के ब्राह्मण थे। कृपया नोट कर लीजिए, राजा राम मोहन राय इनमें से कौन से जाति से संबंधित थे, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनकी जाति थी ब्राह्मण। अपने देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि सभी प्रकार की समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। सामाजिक, वे ब्रिटिश शासन के उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण बनाने में सचेष्ट रहे। उन्होंने भारतीयों को ऊंची ऊंची नौकरियां दिलाने का प्रयास किया तथा जमींदारों तथा भारतीय किसानों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और लगान को कम कराकर किसानों की शोचनीय दशा सुधारने का प्रयत्न किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। कृपया नोट कर लीजिए, यह प्रश्न पिछली बार की परीक्षा
परीक्षा में भी पूछा गया है। जो जो विधान थे राजा राम मोहन राय जी के बारे में थे, तो उनमें उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया है, जबकि पूछा गया था कि उनका विधवा विवाह को विरोध था, नहीं, राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया तथा सती प्रथा व बाल विवाह का भी विरोध किया। यह भी विधान पूछा जा सकता है, कृपया नोट करें, क्योंकि जो आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें सत्य असत्य पहचानने होते हैं। इसके लिए यह जितनी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है राजा राम मोहन राय संबंधी, कृपया इसे नोट करते चले। सन 1830 में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया, कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया, उसका उत्तर है सन 1830। वे अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, यह भी पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया है, कृपया नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे। वहाँ पर पूछा गया था कि वे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, नहीं, वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वे एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा के कड़े विरोधी थे, कृपया नोट कर लीजिए कि वे एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा के कड़े विरोधी थे। पूछा जा सकता है कि एकेश्वरवादी के जगह वे पूछे अनेकेश्वरवादी और मूर्ति पूजा के कड़े विरोधी थे, तो पूछा जा सकता है कि मूर्ति पूजा के बड़े समर्थक थे, तो यह जो विधान होगा वह गलत होगा। आगे दिया है ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज संस्था की स्थापना की। बाद में सन 1842 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर तथा सन 1857 में केशव चंद्र सेन से भी शामिल हो गए। कृपया नोट कर लीजिए कि इन्होंने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह वन लाइनर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या फिर मिलान के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। और फिर पूछा गया है कि सन 1842 में इन्होंने रविंद्रनाथ के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और सन 1857 में केशव चंद्र सेन से भी वे शामिल हो गए। कुछ समय तक देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र में बड़ा मेल रहा, परंतु बाद में उनमें भारी मतभेद हो गए। फलतः केशव चंद्र सेन ने अलग संस्था बना ली जो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। कृपया नोट कर लीजिए कि मिलान के प्रश्न में पूछा जा सकता है केशव चंद्र सेन एक जगह एक साइड में पूछा जा सकता है और दूसरी ओर पूछा जा सकता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो इसका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन ने अलग होकर अपनी भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से सेना अलग से बनाई, जो काफी प्रसिद्ध हुई। कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज के 2 दल हो गए। केशव चंद्र सेन के विरोधियों ने एक नया समाज बनाया जो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। इस प्रकार राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 3 खंडों में विभाजित हो गया। कृपया नोट कर लीजिए कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रस्तावित जो ब्रह्म समाज था वह कितने खंडों में विभाजित हो गया, तो वह 3 खंडों में। एक था भारतीय ब्रह्म समाज, दूसरा है नया समाज जो साधारण ब्रह्म समाज। इस प्रकार से 3 खंडों में वह बट गया। आगे दिया है ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांत। ये एक ईश्वर पर विश्वास रखता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है तथा उसके कृपा से ही सब कुछ संभव है, ऐसे मानता है। ब्रह्म समाज ईश्वर की प्रार्थना में विश्वास करता है, आत्मा को अमर मानता है। कृपया नोट कर लीजिए। सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज ईश्वर की प्रार्थना में विश्वास करता है और आत्मा को अमर मानता है। यह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी है। कृपया नोट कर लीजिए, यह मूर्ति पूजा के विरोधी है, यह बार बार यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म समाज के लोग हिंदुत्व की रक्षा में ही खड़े हुए थे, किंतु वे पुनर्जन्म, आंतरवाद, तीर्थ मंदिर पूजा आदि का समर्थन नहीं करते थे। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज पुनर्जन्म, अवतारवाद, तीर्थ मंदिर, मूर्ति पूजा इनके समर्थक है, ऐसा पूछा जा सकता है। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि वे समर्थन नहीं करते थे, ये विरोध करते थे। हिंदुत्व का जो रूप उन्होंने खड़ा किया वह ईसाईयत और इस्लाम से अधिक भिन्न नहीं था। आगे दिया है
महादेव गोविंद रानडे। जिस प्रकार बंगाल में हिंदू नवोत्थान के पहले नेता राजा राम मोहन राय साबित हुए, उसी प्रकार महाराष्ट्र में एक आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिनके जो आंदोलनकर्ता थे महादेव गोविंद रानडे। वे चित्तपावन ब्राह्मण थे और उन्होंने ईरान और यूरोपीय विचारों के आक्रमणों से बचने के लिए हिंदुत्व में जैसे बंगाल में हिंदुत्व जैसे राजा राम मोहन को खड़ा किया, वैसे ही महाराष्ट्र में उसने रानडे को खड़ा किया। रानडे भी यूरोप का जवाब यूरोपीय साधनों से देना चाहते थे। उसके बाद है प्रार्थना समाज। ब्रह्म समाज के प्रभाव से सन 1837 में महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। कृपया नोट कर लीजिए। वन लाइनर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या मिलान वाले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो महादेव गोविंद रानडे। और कौन से वर्ष में की, 1837। और कहाँ की, महाराष्ट्र में। महादेव गोविंद रानडे, सर आरजी भंडारकर तथा नारायण चंद्रावरकर इनके प्रमुख सदस्य थे। धर्म के संबंध में प्रार्थना समाज के मूल सिद्धांत वही थे जो ब्रह्म समाज के थे। प्रार्थना समाज का प्रधान उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध और स्त्री शिक्षा का प्रचार। कृपया नोट कर लीजिए कि प्रार्थना समाज स्त्री शिक्षा का प्रचार और बाल विवाह का प्रचार, विधवा विवाह और जाति प्रथा का विरोध, इन सभी का कार्य करते थे। आगे दिया है महात्मा ज्योतिराव फुले। इनका जन्म काल दिया है 1827 और मृत्यु दिया है 1890। कृपया नोट कर लीजिए। मिलान वाले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है या वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है इनका जन्म और मृत्यु से संबंधित। आगे दिया है आधुनिक महाराष्ट्र की सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फुले का जन्म माली जाति में हुआ था। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन में यदि माली है तो आपका उत्तर सही होगा। ज्योतिराव फुले केवल समाज सुधार करना नहीं चाहते थे, वे एक वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे। सामाजिक क्रांति संपूर्ण रूप में करना चाहते थे, इसी से उन्हें सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहा जाता है। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माना जाता है, तो उसका उत्तर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने हजारों वर्ष से आगे आ रहे ब्राह्मणवाद को चुनौती देकर वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने शूद्रादि शूद्रों में आत्मा सम्मान जगाया और उन्हें बताया कि उनकी सामाजिक दास्ता उनके पूर्व जन्मों का फल नहीं, यह अशिक्षा और शताब्दियों से थोपी गई ब्राह्मणवादी मानसिकता गुलामी का फल है। उन्होंने शूद्रादि शूद्र तथा नारी को समाज में समान व मानवीय अधिकार दिलाने का अथक प्रयास किया। उन्होंने सन 1848 में पहली कन्याशाला तथा सन 1859 में अछूतों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय प्राप्त है। कृपया नोट कर लीजिए। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा सकता है कि इस वर्ष में पहली कन्याशाला स्थापित की गई महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा। तो कृपया नोट कर लीजिए। इसका साल है सन 1848 और सन 1849 में अछूतों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। वे विधवा विवाह के समर्थक तथा बाल विवाह के विरोधी थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को घर में पढ़ाकर उससे आधुनिक भारत की पहली अध्यापिका बनाया। कृपया नोट कर लीजिए। आधुनिक भारत की पहली अध्यापिका कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले हमारा उत्तर रहेगा। आगे है उच्च मानवता का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन्होंने सन 1868 में अपने मकान में स्थित पानी का कुआं अछूतों के लिए खोल दिया। कृपया नोट कर लीजिए कि कौन से वर्ष में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घर का पानी का कुआं अछूतों के लिए खोल दिया था, तो सन 1868। उन्होंने ब्राह्मण समाज की गर्भवती विधवाओं की बुरी दशा देखी। उनकी तथा उनके होने वाले बच्चों की रक्षा के लिए एक संस्था की उन्होंने स्थापना की जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह था। कृपया नोट कर लीजिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा खोले गए ब्राह्मण स्त्रियां और बच्चों की सुरक्षा के लिए उस संस्था का नाम क्या है? इस संस्था का नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इस प्रकार से सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वह
1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए। कृपया नोट कर लीजिए, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो यह है 1873 में। इस सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था ब्राह्मणी शास्त्रों की मानसिकता तथा धार्मिक गुलामी से समाज को मुक्त कराना। इसके बाद आगे है हमारा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए सन 1899 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कृपया नोट कर लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1899। रामकृष्ण मिशन की प्रमुख विशेषताएं थी कि यह धर्म अच्छा तथा सच्चा है, यहाँ पर ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है और मनुष्य की बुद्धि के परे है, आत्मा ईश्वरीय है। कृपया नोट करते चलिए कि पूछा जा सकता है सत्य असत्य कथन में कि रामकृष्ण मिशन की जो मान्यता है उसके अनुसार आत्मा ईश्वरीय है। हिंदू सभ्यता सबसे अधिक प्राचीन तथा श्रेष्ठ धर्म से विस्तृत होने के कारण शिव तथा सुंदर है। प्रत्येक हिंदू को यथाशक्ति अपने धर्म तथा अपनी सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन ने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। इसने दीन दुखियों की बड़ी सेवा की और बाढ़ तथा अकाल से पीड़ित लोगों की भी सहायता की। कृपया नोट कर लीजिए, इस प्रश्न के स्वरूप में पूछा जा सकता है रामकृष्ण मिशन के बारे में जो भी जानकारी होगी उसमें सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है कि इसने यानी कि रामकृष्ण मिशन ने दीन दुखियों की बड़ी सेवा की और बाढ़ तथा अकाल से पीड़ित लोगों की भी सहायता की। तो इसका उत्तर होगा सही, सत्य। आगे है श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। कृपया नोट कर लीजिए कि श्रीमती एनी बेसेंट इनमें से कौन सी महिला थी? तो वह आयरिश थी। 1893 ईस्वी से में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा यहीं खोली। कृपया नोट कर लीजिए कि एनी बेसेंट भारत में कौन से वर्ष में आई थी? 1893। और उन्होंने कौन सी शाखा यहाँ पर खोली? इसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। कृपया नोट कर लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की भारत में? श्रीमती एनी बेसेंट। आगे दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्था की स्थापना 1889 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके पहले वो विदेश में कहाँ थी? 1889 में न्यूयॉर्क में। और भारत में 1893 में यह शाखा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भारत में खोली गई। भारत में इसका प्रचार श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। उन्होंने भारत के कई नगरों में इसकी शाखाएं खोली। थियोसॉफिकल आंदोलन कोई सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय भातृभाव उत्पन्न करना था। कृपया नोट कर लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में सत्य असत्य कथन पूछे जा सकते हैं, जिसमें अगर पूछा जाए कि इस संस्था की स्थापना 1889 में न्यूयॉर्क में हुई थी तो ये सत्य है। इसकी सन 1893 में भारत आई श्रीमती एनी बेसेंट और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा यहाँ भारत में खोली, सत्य है। और वह एक श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, यह भी सत्य कथन है। और पूछा जा सकता है कि इन्होंने भारत के कई नगरों में इसकी शाखाएं खोली और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय भातृभाव उत्पन्न करना था, यह कथन भी एकदम सत्य है। कृपया नोट करते हुए चलिए। इस सोसाइटी में शिक्षा तथा समाज सुधार के अनेक प्रशंसनीय कार्य किए हैं। यह संस्था जात पात भेदभाव को नहीं मानती। यह एक ईश्वर की सत्ता तथा पुनर्जन्मवाद में विश्वास करती है। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ईश्वर की सत्ता तथा पुनर्जन्मवाद में विश्वास करती है, तो यह सत्य कथन है। इसके अनुयायी परलोक में भी विश्वास करते हैं। कृपया नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि इसके अनुयायी परलोक में भी विश्वास करते हैं, तो यह जो कथन है यह सत्य है। कृपया नोट्स बनाते चलिए। आगे दिया गया है योगी अरविंद ने मनुष्य के अत्यधिक विकास के लिए अति मानव और अति मानस की कल्पना की है। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार जड़ से जीवन और जीवन से मानस की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार मानस से अब अति मानस का विकास होना चाहिए। मानस अथवा बुद्धि के स्तर पर मनुष्य यथेष्ट समय तक रह चुका है।
तो यह जो है अरविंद जी, योगी अरविंद जी का, यह हमारे सिलेबस में इनके बारे में नहीं दिया गया है। तो अब तक का जितना हमारे सिलेबस में